देखिए थर्मोडायनेमिक्स में मैंने तुमको पहली वीडियो में एक तो उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में बताया था, दूसरा बताया था अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होना चाहिए और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए क्या शर्तें होती हैं। क्लियर? मैंने बताया था कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है कि वो अवस्था ए से बी तक पहुंच जाता है लेकिन बी से ए तक भी पहुंच जाता है, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम मैंने बताया था कि अवस्था ए से अवस्था तक बी तक तो पहुंच जाता है लेकिन अवस्था बी से ए अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है। क्लियर? और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए मैंने कुछ शर्तें बताई थी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होना चाहिए, बहुत धीमा होना चाहिए, और दूसरी बात लिखाई थी कि निकाय का ताप व दाब बाह्य वातावरण के ताप या दाब से न तो अधिक होना चाहिए और न ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर? आज अपन बात करेंगे कि ऊष्मा इंजन क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन। देखिए ऊष्मा इंजन में अपने पास प्रमुख रूप से तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है अपने पास ऊष्मा स्रोत, दूसरा होता है अपने पास कार्यकारी पदार्थ, और तीसरा होता है अपने पास सिंक। जिसमें ऊष्मा स्रोत के ताप को तो अपन किससे डिनोट करते हैं, T1 केल्विन से, कार्यकारी पदार्थ को अपन किससे डिनोट करते हैं, W से, और सिंक के ताप को अपन किससे डिनोट करते हैं, T2 केल्विन से डिनोट करते हैं। तो देखिए जो अपने पास ऊष्मा स्रोत T1 केल्विन होगा और उसकी ऊष्मा कितनी मानते हैं अपन, Q1, और जो सिंक का ताप होता है T2 केल्विन उसकी ऊष्मा अपन क्या मानते हैं, Q2 ऊष्मा मानते हैं। एक बात यह आती है कि यहां पर कार्यकारी पदार्थ क्या काम करता है। कार्यकारी पदार्थ यह काम करता है कि वो T1 केल्विन से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। क्लियर? और Q1 ऊष्मा ग्रहण करने के पश्चात फिर वो T2 केल्विन से कितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा, Q2 ऊष्मा ग्रहण करेगा। क्लियर? और इनका कुछ ना कुछ अंश भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है, कार्य में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? अब देखिए ऊष्मा इंजन के बारे में पहले तुमको बता देता हूं क्या होता है कि देखिए ये अपने पास होता है W, और W को अपन किससे डिनोट करते हैं, कार्यकारी पदार्थ। ये होती है अपने पास Q1, ये होती है अपने पास Q2, ये होता है अपने पास ऊष्मा स्रोत, ये होती है अपने पास ऊष्मा स्रोत जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, T1 केल्विन से, और इसकी ये होता है सिंक का ताप, कितना, T2 केल्विन। क्लियर? देखिए T1 केल्विन कितनी ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, Q1। अब इसको जब Q1 ऊष्मा ग्रहण करेगा तो कुछ ना कुछ अंश एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा, कार्यकारी पदार्थ को, और इसी प्रकार वो सिंक के ताप से कितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा, Q2, और इसका कुछ ना कुछ अंश भाग किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, कार्यकारी पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? अब मैं तुमको एक एक चीज बताऊंगा कि ऊष्मा स्रोत क्या होता है, सिंक का ताप क्या होता है, कि ऊष्मा स्रोत की धारिता क्या होती है, सिंक की धारिता क्या होती है, कि कार्यकारी पदार्थ क्या होता है। क्लियर? तो इसमें पहला हेडिंग डालिए, फिगर को मैं बाद में बनवा दूंगा इसको, तो इसमें पहला डालिए ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा इंजन डाल लिया। अब इसके नीचे लिखिए पहलिया, इसमें लिख लेना इसके प्रमुख भाग होते हैं। पहला लिख लेना ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत। दूसरा लिखिए कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ, और तीसरा लिखिए सिंक, तीसरा लिखिए सिंक। अब इसमें पहला डालिए ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा स्रोत लिखिए
यह ऊष्मा का भंडार होता है। इसका ताप उच्च रखा जाता है तथा इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, जिससे इससे ऊष्मा लेने पर भी इसका ताप नियत बना रहता है, जिससे इसका ताप नियत बना रहता है। क्लियर? क्या बताया मैंने ऊष्मा स्रोत कि देखिए ऊष्मा इंजन के जो 3 भाग होते हैं, उसमें पहला होता है ऊष्मा स्रोत, दूसरा होता है अपने पास कार्यकारी पदार्थ और तीसरा होता है अपने पास सिंक। ऊष्मा स्रोत क्या होता है कि यह ऊष्मा का क्या होता है भंडार, क्योंकि ऊष्मा स्रोत जो होगा तो ऊष्मा का क्या होता है उसमें एब्जॉर्ब होगी, इकट्ठी होगी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं ऊष्मा का भंडार कह देते हैं। क्लियर बात? अब इसका ताप अपने पास कैसा रखा जाता है? उच्च रखा जाता है। क्लियर? और इसकी ऊष्माधारिता कैसी होती है? अनंत होती है, जिससे ये ऊष्मा पाकर भी इसका ताप कैसा रहता है? नियत बना रहता है। क्लियर? नोट करिए। कर लिया होगा। दूसरा डालिए कार्यकारी पदार्थ। दूसरा डालिए कार्यकारी पदार्थ। दूसरी चीज लिखिए, दूसरा कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ देखिए, ऊष्मा को कार्य में बदलने के लिए हम एक साधारण युक्त पिस्टन लेते हैं। ऊष्मा को कार्य में बदलने के लिए यांत्रिक व्यवस्था के रूप में कार्य में बदलने के लिए हम, यहां लिख लेना, रुक जाओ एक मिनट, हम यांत्रिक व्यवस्था के रूप में हम एक साधारण पिस्टन युक्त साधारण पिस्टन युक्त खोखला सिलेंडर लेते हैं, जिसमें
जिसमें कार्यकारी पदार्थ को रखा जाता है। कार्यकारी पदार्थ रखा जाता है जो ऊष्मा ग्रहण करके पिस्टन को गति प्रदान करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सिलेंडर की दीवारें कुचालक होती हैं तथा निचला तल सुचालक होता है। क्लियर? कुचालक और सुचालक क्या होते हैं? जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान तुरंत हो जाता है, वो क्या है? जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है वो क्या होता है? कुचालक। और सुचालक क्या होता है? जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। क्लियर? नोट कर लीजिए। उतार लिया होगा। चलिए तीसरा आता है अपने पास सिंक। पहले सुन लीजिए, कार्यकारी पदार्थ क्या है कि ऊष्मा को अपन किसी भी कार्य में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं कि किसी भी कार्यों में बदलने के लिए हम एक यांत्रिक व्यवस्था के रूप में एक साधारण पिस्टन युक्त क्या लेते हैं? खोखला सिलेंडर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जिसमें कार्यकारी पदार्थों को क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है, जो ऊष्मा को ग्रहण कर पिस्टन को क्या कर देता है? गति प्रदान कर देता है। और जब पिस्टन को गति प्रदान करेगा, कुछ ना कुछ ऊष्मा पाकर जब गति प्रदान करेगा, तो वो ऊष्मा किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है? कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगला डालिए सिंक। अगला डालिए सिंक। तीसरा है सिंक। लिखिए, यह भी एक ऊष्मा का भंडार होता है जिसका ताप ऊष्मा स्रोत से कम रखा जाता है तथा इसकी भी ऊष्माधारिता अनंत होती है। अनंत होती है। और ताप भी कैसा बना रहता है? नियत बना रहता है। देखिए, ऊष्मा स्रोत और सिंक, उसमें एक ही चीज का डिफरेंस है कि जो अपने पास जो ऊष्मा स्रोत का जितना भी तापमान होगा, जितना भी ताप होगा ऊष्मा स्रोत का, जितनी भी ऊष्मा होगी, तो जिसका ताप है
सिंक का ताप तो कैसा रखा जाता है, कम रखा जाता है, और ऊष्मा स्रोत का क्या रखा जाता है, ज्यादा रखा जाता है। क्लियर? उतार लिया होगा। चलिए अब इसके नीचे तुमको फिगर बनाइए एक, ये फिगर बना लेना। ऊष्मा स्रोत क्लियर? मैंने तुमको पहले भी इसको वो करवा दिया क्लियर कि ऊष्मा स्रोत कितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा, Q1, और सिंक से कितनी ऊष्मा ग्रहण करेगा, Q2। क्लियर? कौन करेगा, कार्यकारी पदार्थ। क्लियर? तो नीचे लिखिए इसके, देखिए चित्र से स्पष्ट है कि, देखिए चित्र से स्पष्ट है कि ऊष्मा इंजन स्रोत से, कौन सा स्रोत, ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। चित्र से स्पष्ट है कि ऊष्मा इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है तथा उसका एक अंश यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देता है। तथा Q2 ऊष्मा सिंक को दे देता है। क्लियर? क्या बताया कि मैंने देखिए ऊष्मा इंजन स्रोत से क्या ग्रहण करेगा, Q1 ऊष्मा ग्रहण करेगा, और Q1 ऊष्मा ग्रहण करने के पश्चात वो किसके रूप में, उसका एक अंश किसको दे देगा, कार्यकारी पदार्थ को, या उसको अपन क्या बोल देते हैं, यांत्रिक कार्य में वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और यांत्रिक कार्य में परिवर्तित होने के पश्चात वो सिंक को कितनी ऊष्मा दे देता है, Q2 ऊष्मा दे देता है। क्लियर? ये तुम्हारे पास ऊष्मा इंजन है कंप्लीट। ऊष्मा इंजन का मैंने क्या बताया था कि ऊष्मा इंजन के 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है ऊष्मा स्रोत, दूसरा होता है कार्यकारी पदार्थ, और तीसरा क्या होता है, सिंक। ऊष्मा स्रोत के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो ऊष्मा स्रोत होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, भंडार होता है, और इसमें जो ताप होता है वो क्या रखा जाता है, उच्च रखा जाता है। क्लियर? और इसकी जो ऊष्माधारिता होगी वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और लेकिन इसका ताप कैसा बना रहता है, नियत बना रहता है। क्लियर?
फिर मैंने तुमको बताया था कि कार्य पदार्थ क्या होता है, कि कभी भी अपन ऊष्मा को कार्य में बदलने के लिए हम एक साधारण पिस्टन युक्त क्या लेते हैं, खोखला सिलेंडर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो उसकी दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं, और जो उसका निचला तल होता है वो कैसा होता है, सुचालक होता है, जिससे वो आसानी से उससे ऊष्मा ग्रहण करके वो पिस्टनों को क्या करेगा, गति प्रदान करेगा, और पिस्टनों को जब गति प्रदान करेगा तो वो ऊष्मा किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर? सिंक क्या है? सिंक का भी यही है कि सिंक भी क्या होता है, एक ऊष्मा का भंडार होता है। इसमें जो ताप होता है वो ऊष्मा स्रोत से क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, लेकिन ऊष्माधारिता भी क्या होती है इसकी, अनंत, और इसका जो ताप है वो भी क्या रहता है, नियत बना रहता है। क्लियर? अब मैंने तुमको ये फिगर बना के बता ही दिया है कि इससे क्या स्पष्ट होता है कि कोई भी ऊष्मा स्रोत है वो क्या करता है, Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। कौन करता है? ऊष्मा इंजन। किससे? ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करेगा, इसका एक अंश किस में परिवर्तित हो जाता है, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित हो जाता है, और एक अंश यांत्रिक कार्य में परिवर्तित होने के पश्चात तो वो किसको दे देता है, Q2 ऊष्मा सिंक को दे देता है। क्लियर? चल, अब अगला टॉपिक है ऊष्मा इंजन की दक्षता। लिखिए, अगला नया टॉपिक डालिए, ऊष्मा इंजन की दक्षता। ऊष्मा इंजन की दक्षता। ऊष्मा इंजन की दक्षता। लिखिए, ऊष्मा इंजन की दक्षता। ऊष्मा इंजन की दक्षता। अब एक बार समझ लीजिए और फिर देखना। देखिए, चूंकि ऊर्जा संरक्षण नियम से, क्लियर? ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है? नहीं तो ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है और नहीं क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। उसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण नियम कहा जाता है। तो देखिए, अपने पास ऊष्मा स्रोत के कितनी ऊष्मा ग्रहण की थी उन्होंने, Q1। जब Q1 ऊष्मा ग्रहण करेगा तो किसका रूप में परिवर्तित हुआ था वो, यांत्रिक कार्य में, और यांत्रिक कार्य को किस में से डिनोट किया था, W से। और जब उसने जब Q1 ऊष्मा ग्रहण कर ली तो Q2 ऊष्मा किसको दे देता है, वो सिंक को दे देता है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण नियम से Q1 बराबर किसके हो जाएगा, Q1 बराबर Q2 प्लस का डबल। क्लियर? इसका समीकरण नंबर ए। अब यहां से अपन W का मान निकाल लेते हैं। W बराबर क्या आ जाता है, Q2 माइनस Q1। इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? अब देखिए नीचे लिखिए, चूंकि ऊष्मा इंजन की दक्षता को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। आप देखिए, हम जानते हैं कि तुमने दक्षता कभी भी ज्ञात की होगी तो नीटा बराबर क्या होता है, W अपॉन Q1। नीटा क्या होती है, उसमें इंजन की दक्षता। दक्षता को अपन किससे डिनोट करते हैं, नीटा से। तो अपने पास नीटा बराबर क्या होता है, अपने पास W अपॉन Q1। इसका इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब नीटा बराबर जब अपने पास W अपॉन Q1 होता है तो अपन ने W का मान निकाल लिया, कितना, Q2 माइनस Q1। तो यहां लिखना W का मान समीकरण 2 से समीकरण 3 में रखने पर क्लियर? आप देखिए,
मान रखिए नीटा बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, नीटा बराबर डब्ल्यू का मान कितना है Q2 माइनस Q1 बाटे कितना आ गया Q1। तो नीटा बराबर अपने पास कितना आ गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। उतारिए यहां तक। उतारिए यहां तक। अब देखिए हम जानते हैं कि उत्क्रमणीय जो भी अपने पास उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा उसका तापापान कितना रखेंगे, जो भी अपने पास ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जब अपन उसका ताप लेंगे तो Q2 किसके बराबर होगी T2 के, और Q1 किसके बराबर होगी T1 के लिए। तो नीचे लिखिए उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन के लिए, उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन के लिए क्या हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 बराबर किसके हो जाएगा T2 अपॉन T1। क्लियर। अब यहां से देखिए Q2 अपॉन Q1 का मान आ गया कितना T2 अपॉन T1। अब इसका मान अपन किसमें रख देंगे इसमें, तो अपने पास नीटा का मान कितना आ जाएगा बताइए। तो नीटा बराबर अपने पास आ जाएगा नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब अपने पास नीटा का मान आ गया, और नीटा का मान जब अपन प्रतिशत में निकालते हैं तो प्रतिशत में निकालने के लिए यहां पे लिखिए ऊष्मा इंजन की दक्षता प्रतिशत बराबर कितनी हो जाएगी नीटा बराबर, नीटा प्रतिशत बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100। यही तुम्हारा पास क्या होती है ऊष्मा इंजन की दक्षता होती है। क्लियर। कितना आ गया नीटा का मान 1 माइनस T2 अपॉन T1, और जब अपन प्रतिशत दक्षता में निकालेंगे तो वो किससे गुणा हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा। क्लियर। दोबारा से सुन लीजिए, जब अपन ऊष्मा इंजन की दक्षता निकालेंगे, और हम जानते हैं कि दक्षता को अपन किससे डिनोट करते हैं नीटा से डिनोट करते हैं, और जब ऊष्मा इंजन की दक्षता ज्ञात करेंगे तो अपने पास ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या होता है Q1 बराबर Q2 प्लस W। क्लियर। अब वहां से अपन ने W का मान निकाल लिया, W बराबर कितनी आ गई Q2 माइनस Q1। क्लियर। और हम जानते हैं कि नीटा बराबर क्या होता है W अपॉन Q1, और W का मान अपने पास कितना निकाला है Q2 माइनस Q1। तो वहां पर अपन ने W का मान रख दिया था, कितना रख दिया था Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1। तो नीटा बराबर अपने पास कितना आ गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q। अब जब हम उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जब भी कोई भी ऊष्मा इंजन लेंगे तो उसके लिए अपन Q2 को किसके बराबर लेते हैं T2 के, और Q1 को अपन किसके बराबर लेते हैं T1 के। तो Q2 अपॉन Q1 बराबर किसके हो गया T2 अपॉन T1, और Q2 अपॉन Q1 का मान अपन क्या रख दिया T2 अपॉन T1। तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 क्या आ गया ऊष्मा इंजन की दक्षता आ गई। और जब अपन ऊष्मा इंजन की दक्षता प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत में निकालने के लिए प्रतिशत हमेशा किस में निकलता है 100 पर। तो नीटा बराबर कितना आ जाएगा नीटा प्रतिशत बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। क्लियर। उतार ले, जिसने नहीं उतारा उतार ले। और नीचे लिख देना समीकरण, लिख देना समीकरण कौन सा आया ये, इसका समीकरण नंबर डाल देना कितना आया था अपना लास्ट 3, इसका 4 और इसका 5। इसका 4 लिख देना, इसका 5 लिख देना। क्लियर। अब देखिए नीचे लिखिए समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता, नीचे लिख देना समीकरण
4 से स्पष्ट है कि उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता केवल स्रोत एवं सिंक के ताप पर सिंक के ताप पर निर्भर करती है। क्लियर? अब देखिए, मैंने तुमको दोनों वीडियो में, पहली वीडियो में बताया था उत्क्रमण प्रक्रम क्या होता है, अनुत्क्रमण प्रक्रम क्या होता है। क्लियर? आज मैंने तुमको बताया है कि ऊष्मा इंजन के कितने पार्ट होते हैं और ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है। अब यहां से अगला नया टॉपिक चालू होगा, कार्नोट चक्र, उसको अगली वीडियो में बताएंगे। क्लियर सभी को? चल।